विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में गौ रक्षा पीठाधीश्वर की सालाना शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें गद्दी पर सवार वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग कसीर तादाद में शामिल हुए। शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरी, सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला योगी ने लोगों को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ आज मना रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विजयादशमी का उत्सव और ये पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार की हर्षोल्लास का माहौल निरंतर बनाए रखें, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पाप, अन्याय, अत्याचार और अधर्म के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त की थी। बजरंग दल की यौम तासीस के मौके पर कानपुर के गांधी पार्क में हथियार तकसीम किए गए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुनक्किदा खास प्रोग्राम में नाबालिग लड़के और लड़कियों में शरीक रही, लेकिन इन लड़के और लड़कियों में भी बजरंग दल के कारकुनों ने हथियार थमा दिए। इन बच्चों में नफरत का जहर किस हद तक भर दिया गया, इसका अंदाजा उनके ख्यालात से होता है। आज ही के दिन 1984 में 8 अक्टूबर को बजरंग दल की स्थापना हुई थी। आज बजरंग दल की स्थापना के अवसर पर इन नौजवानों को शस्त्र का पूजन करा के शस्त्र दिया जा रहा है कि जब कभी भी हमारे धर्म पे कोई भी आंच आएगी तो ये नौजवान उन शस्त्रों को उठाकर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इसी निमित्त आज इनको शस्त्र धारण करा के शस्त्र इस तलवार के लिए काम करेंगे, जब बलिदान देना पड़ेगा तब देंगे। देश के लिए काम आएगी, देश के हित ले लिए। आरएसएस की यौम तासीस पर शस्त्र पूजा के दौरान सीतापुर में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इल्जाम है कि हत्यारों की पूजा के अख्तिताम पर आरएसएस कारकुनों ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि उस मुकाम पर दफा 144 नाफिज थी। फायरिंग होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वालों की निशानदेही करते हुए उन पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। बहुत बढ़िया। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो क्लिप चलाई गई, जिसके माध्यम से जानकारी हुई कि कहीं पे हर्ष फायरिंग की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली सीतापुर को दिए गए हैं। जानकारी करने पर यह आया कि आज आरएसएस का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ लोगों ने जो है हर्ष फायरिंग की है। विजयदशमी के मौके पर मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कारकुनों ने हथियारों की पूजा की। इन लोगों ने तलवार, त्रिशूल और गदा की पूजा की। इस मौके पर हिंदू महासभा के लीडरों ने कहा कि अगर हिंदू 200 रुपए कमाता है तो उसमें से 50 रुपए का हथियार खरीदे। इन लोगों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से भी अपील की कि सभी हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिलाए जाए। कोई हिंदू अगर 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए का हथियार जरूर खरीदे अपनी शांति के लिए। राम के हाथ हो सकती है तो उन्होंने। आज विजयदशमी का पावन पर्व है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। और इस पर्व को रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ में बिल्कुल निराले अंदाज में मनाया जा रहा है। यहाँ शस्त्र पूजन कर विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। शस्त्र पूजन के पीछे भी कारण है। शस्त्र पूजन क्यों करते हैं आप लोग? हम इसलिए करते हैं कि हम हिंदू समाज से आह्वान करना चाहते हैं कि बिना शस्त्र के शांति नहीं। आचार्य चाणक्य ने भी नहीं कहा था कि शस्त्र के बिना शांति नहीं। और आज भी
आज की परिस्थितियों में भी आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे कश्मीर की धारा को हटा रहे हैं या आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, आपको शस्त्र की जरूरत है। तो हम हर पावन दिन, हर पर्व पर हिंदू जनमानस को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस देश में शस्त्र के बिना कुछ नहीं होगा। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में अन्य हथियार हैं और शस्त्र पूजन करके यहाँ विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और हिंदू हितों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। आज आप लोग क्या संकल्प लेते हैं विजयदशमी के पर्व के दिन? क्या संकल्प लेते हैं? सभी हिंदू जाति से, सभी हिंदू समाज के लोगों से एक आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप 200 रुपए कमाते हैं तो आप 50 रुपए का हथियार लें। और मोदी जी व योगी जी को बहुत जल्द हिंदू महासभा के हमारे पुराने और वरिष्ठ सबसे हिंदू महासभा कार्यकर्ता पंडित अशोक कुमार शर्मा जी एक पत्र भेजने जा रहे हैं, जो पर्सनल पत्र होगा उसमें यही मांग होगी कि भारत के सभी हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिलाए जाएं, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी कष्ट से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से निपटने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर पुलिस ने लुटेरों के गैंग का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक ये शातिर बदमाश लूट के पैसों से वक्त वक्त पर नेपाल जाकर कैसीनो में जुआ खेलने का शौक पूरा किया करते थे। गिरफ्तार किए गए 7 बदमाशों में से 2 जेवरात के कारोबार में शामिल हैं, जो कि इन लोगों से लूट का माल खरीदते थे। निर्माणा कसिनो जुआ खेल रहे हैं। कितनी बार जा चुके हैं? 3 बार। कितना जीते पूरी बताओ। शनिवार शुक्रवार के आसपास जो है एक ही थाना क्षेत्र में 3 से 4 जो है चेन छिनैती की घटनाएं हुई थी। इस पर स्पेशल टीम बनाई गई, क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया और सीओ साहिबान ने बहुत मेहनत करी और एक बहुत गैंग पकड़ा गया है जिसने बहुत सारी घटनाओं को कबूला भी है और लिंक भी हुआ है। और न केवल कबूला है बल्कि सीसीटीवी फुटेज में भी पहचान हुई है। दलित मुस्लिम एकता के जरिए रियासत और मुल्क का सियासी मंजरनामा भी तब्दील किया जा सकता है और जमहूरियत और दस्तूर के खिलाफ काम करने वाले अरबाब सियासत को सबक भी सिखाया जा सकता है। और ये मानना है सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया के उन अरकान का जो कि दलितों, मुसलमानों और सभी तबकात के सेकुलर मिजाज के लोगों को बेदार करने के लिए खास मुहिम चला रहे हैं। ये एक सच्चाई है कि जिन लोगों का सबसे ज्यादा सियासी व समाजी इस्तेहसाल हुआ है उनमें दलित और मुसलमान दोनों शामिल हैं। लिहाजा इस मंजरनामे को तब्दील करने के लिए सिटीजन फोरम ने मज़कूरा तबकात की बेदारी के लिए एक मुहिम शुरू की थी। इस खामोश मुहिम के जो नताइज बरामद हो रहे हैं उनसे फोरम के लोग मुतमईन नजर आते हैं। दलितों, मुसलमानों को और वो तबका जो सेकुलर है, जो साथ में रहना चाहता है, देश को इन हालात से उबारना चाहता है। 14 हज़ारों साल में हमने एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान के दुख दर्द में शरीक रहे हैं। आज हमको लगता है मनमुटाव शहर के अंदर तो होता था, पॉलिटिकल लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, गलत समझ के इस्तेमाल करते थे कम्युनिस्ट। लेकिन आज देहात के अंदर ये जहर फैल गया है, वो बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए हमने सोचा है कि हम इस तहरीक को हमने शुरू किया है, लोगों से बात कर रहे हैं और अल्लाह का करम है कि बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। फोरम के सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर मायावती ने काशीराम के रास्ते को न छोड़ा होता और पैसे के बजाय उसूलों को फौकियत दी होती तो मंजरनामा कुछ और ही होता। ये अपनी जगह पे 100% सही है। अगर दलित और मुसलमान एक साथ आ जाते हैं एक प्लेटफार्म पर तो हिंदुस्तान की सियासत का नक्शा बदल जाएगा और मुसलमानों को दलित को अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फोरम के अरकान ने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16 अजला का दौरा किया है और जिस अंदाज से लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया है इससे फोरम के लोगों का हौसला बढ़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरपर्सन और आलमी ओलंपिक कमेटी की पहली हिंदुस्तानी खातून मेंबर नीता अंबानी ने मंगल को लंदन में खिताब किया। नीता अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान में खेलों को आगे बढ़ाने में खवातीन बहुत अहम किरदार निभा सकती हैं। नीता अंबानी लंदन में मुनक्किदा द स्पोर्ट्स बिजनेस समिट में इंस्पायरिंग अ बिलियन ड्रीम्स द इंडिया अपॉर्चुनिटी में हिंदुस्तान में खेल के इम्कानात के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा
कि हिंदुस्तान एक नौजवान मुल्क है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान के नौजवान अपने आप में एक मुल्क होते तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क होता। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी ने अपनी स्पीच में कहा कि हिंदुस्तान सभी शोबों में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और इसमें खेल भी शामिल है। उन्होंने खेल के शोबे में खवातीन के अहम किरदार की सितारिश की। I come from the land of Buddha, Tagore, Mahatma Gandhi and Mother Teresa. I represent the dreams, hope and aspirations of 1 billion Indians. India is scaling new heights in all fields, including and especially sports. My presence here is an honor for all women of India. And it is my mission to empower and enable every woman in India. I'm a big believer in the phenomenal power of women. I believe that when women lean on women, incredible things happen. I believe that women can excel not only in playing sport, but also in promoting sport at national and international levels. पटना के गांधी मैदान में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। इस मौके पर गांधी मैदान में लोगों का हुजूम देखा गया। इस प्रोग्राम में विजयाला, नीतीश कुमार, स्पीकर विजय चौधरी समेत कई बड़े लीडर मौजूद रहे। रावण के पुतले को नजरातिश करने से पहले रामलीला की गई। इसमें रामलीला मंडली ने झांकी पेश की। पहले अशोक वाटिका और लंका दहन जैसे मनाजिर दिखाए गए और उसके बाद पुतलों का दहन किया गया। उधर पटना में रावण दहन हुआ। सीएम पहुंचे, असेंबली स्पीकर पहुंचे, कांग्रेस के रियासती सदर भी पहुंचे, लेकिन बीजेपी का कोई लीडर नहीं पहुंचा। स्टेज पर नायब वज़ीर आला के लिए कुर्सी लगाई गई थी। मेंबर पार्लियामेंट और एमएलएस के लिए कुर्सियां रिजर्व रखी गई थी, लेकिन ये कुर्सियां खाली के खाली रही। दरअसल पटना में बारिश के बाद जिस तरह से पानी का भराव का मसला रहा और बीजेपी और जेडीयू में जिस तरह की बयानबाजियां देखने में आई हैं, ये उसी का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान बीजेपी लीडरों की गैर मौजूदगी का जायजा कुछ यूं लिया। मंच की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मंच पे नीतीश कुमार, विजय चौधरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और ठीक उनके बगल में कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, लेकिन बीजेपी की कोई भी नेता मंच पर नहीं पहुंचे हैं। उनके लिए बाकायदा कुर्सी लगाया गया था और उस पर लिखा भी गया था विधायक, सांसद, 2 सांसद जो पाटलिपुत्र पटना साहिब के सांसद है उनके लिए कुर्सी लगा, तो उनकी कुर्सी खाली है। और जिस कुर्सी पे मदन मोहन झा बैठे हुए वहाँ पे डिप्टी सीएम का लगाया हुआ था जो पोस्टर, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता मंच पे मौजूद नहीं है। तो ये बताने काफ़ी है कि पटना में जो जल जमा को लेकर राजनीति हुई है उसकी झलक आज गांधी मैदान में रावण वध के दौरान भी देखी। मंच पे बीजेपी के किसी नेता के शामिल नहीं होने से ये सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दौरान ये रावण वध की तैयारी हो रही थी, जिस पर रावण वध हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और रावण वध की घटना को देख रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें सियासी हलचल की, तो आज सियासी हलचल देखने को मिला जब रावण वध के दौरान मंच पे जो बीजेपी के नेता थे वो नदारद थे। न डिप्टी सीएम सुशील मोदी नजर आ रहे थे और नहीं बीजेपी के स्थानीय विधायक जो विधायक हैं पटना के, बांकीपुर के हो या फिर दीघा के, कोई भी विधायक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये संकेत जा रहा है कि पटना में जल जमाव ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में दूरी बढ़ा दी। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष तो मंच पर मौजूद है, नीतीश कुमार मौजूद है, लेकिन बीजेपी की कोई भी नेता मंच पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
रावण दहन के दौरान बीजेपी लीडरों की गैर मौजूदगी पर जब दशहरा कमेटी के सदर कमल नौपानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये समाजी तकरीब है और इसके लिए सभी को मदऊ भी किया गया था और उन सभी का इंतजार भी किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं कमल नौपानी जी हैं। नौपानी जी, 64 सालों से ये चल रहा है, परंपरा चलती आ रही है। कई सालों से आप दशहरा कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। आपके नेतृत्व में बहुत कुछ यहाँ पर लोग इसका लुत्फ उठाते रहे हैं। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल के कुर्सी पर डिप्टी सीएम बैठते थे, तमाम बीजेपी के यहाँ के विधायक बैठते थे, कोई नहीं दिखाई दिया। क्या आपने नहीं बुलाया उन लोगों को? नहीं सर, ये सामाजिक संगठन है हम लोग का। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीति नहीं है इसमें। जितने अभी माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष, पटना के सांसद जो भी माननीय है और पटना के माननीय विधायक महोदय, सभी को ऑफिशियली पत्र जाता है और पत्र गया उनको, फोन से भी सूचनाएं गई। हम लोग को 4:15 बजे तक लगा कि माननीय लोग आ रहे हैं, लेकिन अचानक देखा गया कि लोग नहीं आए। चूँकि कार्यक्रम शुरू करना था तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है फिर कराई। एक आश्चर्य हुआ, सामाजिक काम है। दुर्भाग्य है ये? नहीं, दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे। हम तो भगवान श्री राम से, हनुमान से यही प्रार्थना करेंगे अगला साल ज़्यादा दिन एक ही साल में आना है, तो हम समझते हैं कि सभी माननीय लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक उम्मीद जरूर है कि अगले साल यानी अगले साल लोगों को सद्बुद्धि आएगा चुनाव के साल में। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जिस तरीके से दशहरा को लेकर जिस उत्साह से लोग यहाँ पे पहुंचे थे रामलीला और यहाँ पे जो लंका दहन को देखने, बीजेपी के तमाम नेता मंच से नदारद हुए, तो ये बताता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खी उस जगह पे आके पहुंच गई है कि अब एक साथ बैठने में भी लोग हिचक रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के मधुबनी में दुर्गा पूजा के मेले में लगे झूले में करंट आ जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा मधेपुरा थाने के बाजार इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि झूले में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के दौरान ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि मरने वाले दोनों झूला चलाने वाले मुलाजमीन थे। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और वहीं बिहार के खगड़िया में अभी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाके में पानी जमा होने से शहर की हालत खराब है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में अब भी पानी है। पानी न निकलने की वजह से लोगों में जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी है। हमारे नुमाइंदे दिग्विजय कुमार ने यहाँ का जायजा लिया। खगड़िया में भारी बारिश के कारण पिछले एक सप्ताह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में, जहां हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये पिछले एक सप्ताह से कहे तो ये जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। पानी जो है सो नाला का पानी और जो बारिश का पानी, दोनों पानी एक हो चुका है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है आवागमन को लेकर के, लेकिन जो नगर परिषद है वो जल जमाव हटाने की जो बात तो करती है, लेकिन जो स्थिति है यहाँ की अभी भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं वहाँ से बात करते, क्या स्थिति है? सर बहुत बुरा स्थिति है। हम लोगों के पैर में इतना इन्फेक्शन हो रहा है मत पूछिए। उसके बाद फीवर लगना शुरू हो गया है, बच्चा को बुखार लग रहा है, 103-4 पर फीवर जा रहा है। साधारण दवाई से जल्दी सुनता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्द कोई निदान हो, नहीं तो हम लोग जाम करेंगे, भयंकर आंदोलन खड़ा कर देंगे। क्या स्थिति है पानी की अभी? बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पर। ये पानी जिस तरह से सर रहा है, आप देख रहे हैं, ये पानी पूरी तरह से कजली जम गया है और जितनी बदबू दे रहा है ये पानी कि आने वाले समय में बहुत जल्द महामारी फैल जाएगी। और कुछ दिन के बाद डीएवी स्कूल जो बगल में ही अवस्थित है वो खुलने वाला है, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी आने जाने में। और इस स्थिति में यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई बूढ़े व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी ले जाने में, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ इस समय है इस वार्ड के वार्ड पार्षद, क्यों नहीं आप जल निकासी की जो व्यवस्था कर रहे हैं आप? देखिए सर, मैं पूरे एकदम सच्चाई साफ शब्दों में कहना चाहूँगा। जब हमारी नगर परिषद की बोर्ड की बैठक हुई, अति महत्वपूर्ण बैठक हुई, और उसमें जब हम इस प्रश्न को रखे तो उन्होंने कहा कि आपदा का मेरा फंडिंग नहीं है, आपदा का बजट नहीं है। अब हमको जो भी करना होगा या तो राज्य सरकार या जिला प्रशासन से ही मदद से मेरी काम चलेगी।
क्या नगर परिषद सक्षम नहीं है पानी घटाने में? नगर परिषद अभी तक तो मेरे वार्ड में एक बूंद पानी नहीं निकासी किया है, ना ही नगर परिषद ना ही जिला प्रशासन। ज़्यादा परेशानी है इस मोहल्ले में, खास करके छोटे बच्चे लोग को अभी अगर कोई बीमार हो जाए तो ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है वो लोग को, और यहाँ लगभग सारे आदमी के घर में पानी भरा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और पानी से काफ़ी महक भी आने लगे, जिससे बीमारी का भी डर बना हुआ है। जो वार्ड पार्षद थे उनका कहना था कि नगर प्रशासन और जो जिला परिषद नगर परिषद है वो भी सब इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। उर्दू एकेडमी की अदम मौजूदगी से झारखंड में उर्दू जबान की तरक्की का इम्कान रोशन नहीं हो पा रहा। इस ज़िम्न मुख्तलिफ तंजीमों के साथ साथ कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। एक रिपोर्ट। झारखंड की तश्कील को तकरीबन 19 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन रियासत में उर्दू एकेडमी का क़याम नहीं हो पाया है। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाती रही हैं। साथ ही अरबाब इक़्तिदार से मकतूब के जरिए भी मुतालबा किया जा चुका है। झारखंड की तश्कील के वक्त से हम लोग उर्दू एकेडमी की तश्कील के लिए कोशा हैं, लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, जैसे कि उनके कानों में आवाज़ ही नहीं जा रही है। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा कि तमाम रियासतों में उर्दू एकेडमी काम कर रही है इल्ला झारखंड के। आखिर इस तरह का तासुब क्यों है? वाज़ेह है कि रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की के ताल्लुक से NCPUL के जरिए भी कोशिशें की गई हैं। उर्दू एकेडमी के क़याम के साथ साथ उर्दू के दीगर मसाइल को दूर करने के मकसद से काउंसिल के एक वफ्द ने गुज़िश्ता फरवरी में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर इसकी तश्कील कर दी जाएगी, लेकिन समहाउ किसी कारण बस नहीं हो पाया हो। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फिर एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से इस में मिलेंगे, और हमारी अभी कैबिनेट मिनिस्टर MHRD से उनसे भी निशंक जी से भी मुलाकात हुई, तो उनसे भी बातचीत। उन्होंने कहा कि एक लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से भी यहाँ पर भेजी जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी बने, जिससे कि एक नोडल एजेंसी के तौर पर हम उसको यूज करें। और वाज़ेह है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद 16 अक्टूबर 2017 को उर्दू ज़बान को रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था। साथ ही 16 अक्टूबर को यौम उर्दू को सरकारी सतह पर मनाए जाने के ताल्लुक से भी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।